बन्ने भाई का असली नाम क्या था? उनके किसी जानने वाले ने कभी जानने की कोशिश न की। यूं भी लोगों को आम खाने से मतलब होता है, गुठलियां गिनने से नहीं। बन्ने मियां बाअसर सियासी शख्सियत थे, गो कि उन्होंने कभी इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया था और ज्यादा तवज्जो अपने बिजनेस पर ही दिया करते थे। लेकिन वाकिफाने हाल जानते थे कि बन्ने मियां का बिजनेस भी एक ढकोसला है और कुछ नहीं। ये जो उनकी पान मार्केट में दुकान थी, उससे तो उनके घरेलू नौकरों की तनख्वाह भी पूरी नहीं होती। बज़ाहिर बन्ने मियां पान का पत्ता इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पान बीड़ी के सौदागर की असलियत आरिफ मियां से बेहतर कोई नहीं जानता था। आरिफ मियां ने हाल ही में ग्रेजुएशन की थी और अब नौकरी के लिए सड़कों पर जूतियां चटखा रहे थे। एक रोज उन्हें अजीब तरकीब से पैसे कमाने की सूझी। आरिफ मियां दिख रहे थे कि उनके घर आए रोज भारत से कोई न कोई मेहमान टिका रहता है। उनके ननियाल और ददियाल दोनों भारत में थे और अक्सर उनके यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता। इनमें 2-3 खवातीनों हजरात ऐसे भी थे जिन्होंने 3-3, 4-4 पासपोर्ट बना रखे थे और नाम बदल बदल कर साल में 3-3 चक्कर पाकिस्तान के लगा लिया करते थे। अपने हर चक्कर में वो 10-15 हजार रुपए मुनाफा कमा लेते। इसमें वो मुनाफा शामिल नहीं था जो उन्हें पाकिस्तानी सामान भारत ले जाकर फरोख्त करने पर हासिल हुआ करता था। इस मर्तबा आरिफ मियां के मुसहरे यानी खालाजाद भाई ऐसे ही एक सिलसिले में आए तो उन्होंने आरिफ मियां से कहा, बरादर अजीज, तुम किस चक्कर में पड़ गए? नौकरियां अगर जूतियां चटखाने से मिल जाती तो रोजाना सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवानों को भारत यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। मेरी मानो और वो करो जो इस मुल्क के हजारों बेरोजगार कर रहे हैं और लाखों रोजगार वालों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। आरिफ कुछ तो समझ गए थे, लेकिन वजाहत चाहते थे। बोले, मैं समझा नहीं भाईजान। उसके खालाजाद हसन ने कहा, अरे भाई मियां, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। तुम क्या समझते हो कि चचा जान और मामू साल में 3 मर्तबा तुम्हारी बलाएं लेने आते हैं? मियां धंधा कर रहे हैं, धंधा 10-20 हजार से शुरू किया था और आज लाखों में खेल रहे हैं और दिनों में हालत बदलती है। आरिफ मियां ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन हसन भाई, मुझे तो अब्बा हुजूर सिवाय तानों और गालियों के कुछ नहीं दे सकते और अम्मा के पास जो जेवरात थे वो उन्होंने बाजी के लिए रख छोड़े हैं। इब्तिदाई अखराजात भी तो नहीं है मेरे पास। हसन ने कहा, मियां ये हम पर छोड़ दो, 50-50 पर काम करेंगे। सरमाया हमारा और मेहनत तुम्हारी, मुनाफा आधा आधा। आरिफ मियां की राल टपकने लगी। बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। हसन ने अपनी दाईं आंख दबाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कहा, मिलाओ हाथ और करो बिस्मिल्लाह। आरिफ मियां को बन्ने मियां के घर का रास्ता हसन ने दिखाया था। उसने आरिफ मियां को बताया था कि बन्ने मियां के भारतीय काउंसलेट में रवाबित हैं, उनके जरिए फौरन और आसानी से वीजा मिल जाएगा। वीजा तो आरिफ मियां को यूं भी मिल सकता था। उनके बहुत करीबी रिश्तेदारों के अलावा एक सगी बहन और भाई भी भारतीय शहरी थे, लेकिन बन्ने मियां के जरिए वीजा लेने में एक खास हिकमत जो उसे हसन ने बताई थी वो ये थी कि बन्ने मियां उनके सामान के सबसे बड़े और अच्छे ग्राहक होते, क्योंकि हसन का व्यापार उनसे पुराना चल रहा था और वो जानता था कि आरिफ जैसे नौ गिरफ्तार के लिए इससे अच्छी पार्टी और कोई नहीं। हसन ने कहा, सामान खोलने की भी जरूरत नहीं होगी मियां, दिल्ली से सीधे यहाँ आओ और सामान बन्ने मियां के आदमियों को सौंप दो, शाम को रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि इस शहर में किसी को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। मियां, इस व्यापार में तहफ्फुज मयस्सर हो तो रातों रात बंदा लखपति बन जाता है और कुछ अजीब नहीं कि फिर तुम खुद बेरोजगार होते हुए चंद फेरों के बाद कई बेरोजगारों को अपने यहाँ मुलाजिम रख लो। हसन ने आरिफ मियां को वो सब्ज बाग दिखाए कि बेचारे चुपचाप फंसते चले गए। उनके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड था, लेकिन ये मसला भी हसन ने हल करवा दिया। वो आरिफ मियां को बन्ने भाई के पास खुद ले गया था और उनकी आलीशान कोठी पर आरिफ की मुलाकात करवाई थी। आरिफ बन्ने मियां के तौर अतवार और रंग ढंग से बड़ा मुतासिर हुआ था। उसने ये कोठी देखकर अंदाजा लगा लिया था कि बन्ने मियां करोड़ों की आसामी है और एक दिन वो भी जरूर करोड़पति बन जाएगा। बन्ने भाई ने हसन का मुसहरा होने के नाते आरिफ मियां को हाथों हाथ लिया। उनका न सिर्फ पासपोर्ट बना बल्कि वीजा भी लग गया। आरिफ मियां ने पहला चक्कर हसन के साथ लगाया था। वो दोनों पाकिस्तान से इकट्ठे दिल्ली गए थे। आरिफ मियां हैरान थे कि हसन गैर मुल्की होने के बावजूद तमाम चक्कर जानता था। क्या मजाल जो किसी ने उनके सामान को छूकर भी देखा हो। हसन उसे बजरिया हवाई जहाज दिल्ली ले गया था। जिस भारतीय शहरी को किसी ने पाकिस्तान में हाथ न लगाया हो, उसे भारत में कोई क्या कह सकता था। उनका सामान कस्टम से बड़ी आसानी से पार हो गया और दोनों अपने घर आ गए। हसन गो के आरिफ मियां की खाला का बेटा था, लेकिन उसने आरिफ मियां को हमेशा अपना दोस्त समझा और उनको वही मौज मेला करवाया जो कोई दोस्त किसी दोस्त को करवा सकता है।
دلی کی اوپن سوسائٹی کو دیکھ کر عارف میاں پہلے پہل تو شرمائے، لیکن جلد ہی ان کی شرم جھجک اتر گئی۔ حسن اسے روزانہ ہی کسی نہ کسی ایسی جگہ لے جاتا جو کسی بھی پاکستانی سیدھے سادے نوجوان کی کمزوری ہوتی۔ عارف میاں اس درمیان کملیش کمار کی نظروں میں پیدا ہونے والی وہ خصوصی چمک نہ دیکھ سکا جو شکار کو دیکھ کر اکثر گھاگ شکاریوں کی آنکھوں میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ کملیش کمار کا تعارف حسن نے اپنے جگری دوست کے حوالے سے کروایا تھا۔ حسن نے پہلی ہی ملاقات پر اس کا تعارف عارف میاں سے کرواتے ہوئے کہا، یہ سالہ نام کا ہی ہندو ہے، اپنے ساتھ سب کچھ کھا لیتا ہے، سالے کو گاؤ ماتا کے کباب تو بہت ہی پسند ہیں۔ شاید عارف میاں کو اس بات کا یقین نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو کملیش کے متعلق حسن نے بتایا تھا تو انہیں بھی یقین آنے لگا۔ واقعی کملیش اس کی توقعات سے بڑھ کر کھلے دل و دماغ کا نوجوان ثابت ہوا۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں اکثر آتا جاتا تھا اور ہر وہ چیز بڑی آرام سے کھا لیتا جو ہندوؤں کے نزدیک دھرم بھرشٹ کر دینے والی ہوتی۔ اب وہ عارف کو اکیلے اپنی کار پر گھمانے لے جایا کرتا اور اس درمیان وہ عارف سے اکثر پاکستان اور بھارت کے متعلق باتیں کرتا رہتا۔ اس نے جلد ہی عارف میاں کو باور کروا دیا تھا کہ یہ دھرم، ملک، ملت وغیرہ سب بکواس اور پاکھنڈ ہے۔ آدمی اس دنیا میں بڑی مختصر مدت لے کر آیا ہے اور سب سے بڑی انسانیت اور دھرم نوازی یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے خوب عیش اور آرام سے زندگی گزارے، ملک جائے جہنم میں، انسان نے روز روز تو جنم لینا نہیں۔ عارف میاں آہستہ آہستہ اس کے پھیلائے میٹھے زہر کو پینے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ماحول ہوتا جس میں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے، یا پھر وہ بیئر یا کبھی کبھی شراب کا ایک آدھ پیگ جس کی عادت کملیش نے بڑی ہوشیاری سے عارف میاں کو ڈالی تھی۔ جب پہلی مرتبہ ایک کیبرے دیکھتے ہوئے کملیش نے اس کے لیے ویٹرس کو آنکھ کا اشارہ کر کے بیئر منگوائی تو عارف میاں کو اس لیے پتہ نہ چل سکا کہ ان کی ساری توجہ کیبرے کرنے والی ڈانسر کی ٹانگوں اور جسمانی ابھار پر مرکوز تھی، لیکن ایک گلاس چڑھانے کے بعد انہیں اپنے اندر کچھ تبدیلی کا احساس ضرور ہوا، اور کیوں نہ ہوتا۔ عارف میاں نے تو ساری زندگی قوام والا پان نہیں کھایا تھا، اب اچانک بیئر کیسے ہضم کرتے؟ کملیش نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چھوڑو یار، کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ یہاں سے وہ ایک ہوٹل میں ڈنر کے لیے آ گئے تھے جہاں حسن پہلے سے موجود تھا۔ اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ عارف میاں نے اپنے خالہ زاد بھائی کے منع کرنے پر بھی ایک پیگ وسکی کا چڑھا لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب عارف میاں کا دماغ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا اور انہوں نے خود کو کوئی غیر مرئی مخلوق جاننا شروع کیا تو کملیش اور حسن اسے دلی کے بازار حسن کے ایک کوٹھے پر لے گئے۔ وہ پہلی ایسی رات تھی جب عارف میاں کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہوا۔ عارف میاں بالکل نہ جان سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ دلی میں 7-8 روز رہنے آئے تھے، لیکن ان کا قیام 15 روز سے زیادہ ہو رہا تھا اور ابھی مزید 15-20 روز تک کملیش اور حسن نے اسے یہیں روکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ صبح جب عارف میاں کو ہوش آیا تو وہ کسی طوائف کے بیڈ روم میں سو رہے تھے، لیکن اکیلے نہیں۔ ایک پری جمال اس کے پہلو میں چمٹی تھی اور ان کے سرہانے دھری تپائی پر شراب کی آدھی خالی بوتل گلاس سمیت موجود تھی۔ ایک مدہوشی سی ان پر طاری تھی۔ انہیں اپنا دماغ بوجھل لگ رہا تھا، لیکن سرور و انبساط کی لہریں ان کے روئیں روئیں سے اٹھ کر سارے بدن کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اچانک ہی اس کے کمرے میں کملیش اور حسن داخل ہوئے۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک ہوازادی چمٹی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ رات کیسی گزری مولانا؟ حسن کے پہلو سے چمٹی حرافہ نے کہا، سالی کو ابھی تک نیند آ رہی ہے، شاید دلہا بھائی نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہی وہ قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ عارف میاں کو زمین پھٹتی نہیں دکھائی دیتی تھی کہ اس میں سما جاتے، لیکن وہ صرف جھجک اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ضمیر کی طرف سے معاملہ بالکل صاف تھا اور کسی بھی طرح کی ملامت کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ واقعی پٹڑی سے اترنے لگے ہیں۔ صبح صبح ہی وہ حسن اور کملیش کے ساتھ خالہ جان کے ہاں پہنچ گئے اور دوپہر تک لمبی تان کر سوتے رہے۔ خالہ جان نے خلاف معمول انہیں دیر تک سونے پر کہا، ارے میاں خیریت تھی، آج تو گھوڑے بیچ کر سوتے رہے۔ اس کی بجائے حسن نے جواب دیا، رات بڑی دیر سے آئے تھے اماں، آخری شو دیکھ کر، پھر نیند بھی دیر سے آئی اور میں نے بھی جگانا مناسب نہ جانا۔ نہانے سے عارف کو خاصا افاقہ ہوا اور انہیں اپنا جسم اب بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ حسن نے اسے مطلع کیا، کہا، آج دوپہر کا کھانا میاں کملیش کے یہاں ہے،
मैं तो आगरे जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, तुम्हें कमलेश खुद ही ले जाएगा। कुर्बानी के बकरे आरिफ मियाँ ने दांत निकालते हुए कहा, ठीक है भाईजान। जाते जाते हसन ने आंख दबाते हुए कहा, मियाँ जरा संभल के चलना, मजा जरूर लो मगर थोड़ा थोड़ा। आरिफ मियाँ लड़कियों की तरह शर्मा कर रह गए। कमलेश थोड़ी देर बाद ही उसे लेने आ गया। रास्ते में जानबूझकर वो रात के वाकयात के हवाले से गुफ्तगू करता रहा। घर पहुंचने तक उसने आरिफ मियाँ की सारी झिझक खत्म कर दी थी और आरिफ मियाँ खुद उससे ऐसी ही किसी तकरीब की फरमाइश भी करने लगे थे। कमलेश ने अपने छोटे से खूबसूरत घर के सामने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करवा देंगे। मियाँ साहबजादे, ये दिल्ली है, तुम्हारा लाहौर या कराची नहीं। यहाँ तो दूर दूर तक किसी मौलवी या पंडित का साया नजर नहीं आएगा। मियाँ बड़ी फ्री सोसाइटी है, खूब मौजें उड़ाओ। तुम्हें तो इल्म है कि पाकिस्तानी नौजवान जो यहाँ दिल्ली में आते हैं दिन रात शराब और शबाब के नशे में मदहोश रहते हैं। मियाँ साहबजादे, एक हफ्ते में वो 1 साल की रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा लेकर और खूब सैर होकर जाते हैं। कमलेश की माँ किसी दूसरे शहर के कॉलेज की प्रिंसिपल थी और बाप किसी तीसरे शहर में सरकारी अफसर था। घर पर वो अपनी बहन के साथ रहता था। ये इत्तलात उसे हसन से मिली थी और आज वो पहली मर्तबा उसके घर जा रहा था। दरवाजा खुला था। दोनों सीधे ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। मैं 1 मिनट में आता हूँ कहकर कमलेश शायद बाथरूम में गया था। इस दरमियान आरिफ मियाँ बड़े इन्हिमाक से दीवार पर लगी एक निहायत खूबसूरत पेंटिंग देखने लगे। अचानक ही वो अपने अकब में दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंके और जैसे ही आरिफ मियाँ ने गर्दन घुमाई उन्हें यूं लगा जैसे वो पत्थर के हो जाएंगे। पाकिस्तान के एक बड़े और मॉडर्न शहर में रहने और 15-20 रोज दिल्ली की फ्री सोसाइटी में गुजारने के बाद गो के उन्होंने बड़े बड़े कत्ताल चेहरे देखे थे। दिल्ली के नाइट क्लबों में नाचने वाली फाहिशाओं के जिस्मानी नजारों से जी भर के लुत्फानंदोज होने और बड़े बड़े होटलों की मखलूत महाफिल में कई जोहरा गुदाजों की जुल्फों के असीर होते होते बचे थे। लेकिन हुस्न और जिनसियत का इससे ज्यादा खूबसूरत इम्तिजाज वो इस जन्म में दोबारा कभी न देख पाते। जीन्स जैकेट में मलबूस आधे नंगे बाजुओं वाली सांवले रंग की उस साहिरा ने, जिसका जिस्म लिबास की कैद से आजाद होने के लिए मचला जाता था, जब माथे पर गिरे अंग्रेजी स्टाइल के बालों को झटका देकर दाईं आंख से हटाते हुए हेलो कहा तो आरिफ मियाँ को यूं लगा जैसे वो हजारों साल पुराने किसी माबद के पुजारी हैं और अचानक ही हुस्न की देवी उनकी तपस्या से प्रकट होकर पत्थर के बुत से इंसानी रूप में उनके सामने आन खड़ी हुई है। वो आंखें झपके बगैर बादामी रंग की उस साहिरा को टिकटिकी बांधे पत्थर की बुत की तरह देखते रहे, जिसकी स्याह और इंतहाई चमकदार आंखों में आरिफ मियाँ को अपना आप डूबता महसूस हो रहा था। उस कत्ताला ने एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए आरिफ मियाँ के दिल पर धम से कदम रखा और पूछा, कैसी लगी ये पेंटिंग? आरिफ मियाँ ने थूक निगल कर बमुश्किल कहा, वंडरफुल। कत्ताला ने मोती बखेरे मैंने बनाई है। आरिफ मियाँ रत्तबुल लिसान थे, एकदम शानदार। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं या मुसव्विरा की कि अचानक ही कमलेश अंदर आ गया। उसने अपनी दानिस्त में परी जमाल का तारुफ करवाया, आरिफ मियाँ ये मेरी बहन है मीनाक्षी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आरिफ की तरफ बढ़ा दिया। आरिफ मियाँ के बर्फीले और मुंजमद जिस्म ने हरकत की और उन्होंने अपना कपकपाता हाथ मीनाक्षी के हाथ में दे दिया। जैसे ही मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा आरिफ मियाँ के खून में उबाला गया। उन्हें अपनी हैयत बदलती महसूस हुई और जिस्म में खून की बजाय सुरूर और इंबिसात की लहरें दौड़ने लगीं। मीनाक्षी ने उसका हाथ थामते हुए बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी और आरिफ मियाँ उस एक लम्हे को हासिल जिंदगी समझकर इस खौफ से आंखें नहीं झपक रहे थे कि कहीं ये मंजर आंखों से ओझल ना हो जाए। मीनाक्षी की आवाज मंदिर में बजने वाली घंटियों की तरह उसे बहुत दूर से आती सुनाई दी और उसके हाथ की खूबसूरत उंगलियों पर नजरें जमाए जिनसे मीनाक्षी ने सोफे की तरफ इशारा किया था। वो किसी सहरजदा मामूल की तरह सोफे पर बैठ गया। मीनाक्षी मुसलसल बोल रही थी, कमलेश भैया आपकी इतनी तारीफ कर चुके हैं कि आज मैंने इन्हें मजबूर करके आपको यहाँ बुला लिया है। ये हसन भाई भी अजीब आदमी हैं। दिल्ली भर के हवन्नकों की मुलाकात हमसे करवाते रहते हैं, लेकिन आपको न जाने अब तक कहाँ छुपा कर रखा था। उसके बादामी होंठों पर लगी ब्राउन रंग की लिपस्टिक के पस मंजर में झांकते सफेद मोतियों जैसे दांत और आंखों में सिमटते एक आलम के शहर की ताब लाना आरिफ मियाँ के लिए कारे दारत था। बिलाखिर उसने सोच सोच कर एक एक बात कह दी, आज जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आप तो कमाल की मुसव्विरा हैं। कमलेश ने कहा, मीनाक्षी ने आज तुम्हारे लिए खास तौर से छुट्टी की है। हम सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। आरिफ मियाँ को वो कहावत याद आई कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मीनाक्षी बोली, आप गपशप कीजिए, मैं चाय लाती हूँ।
ये कहकर वो चली गई। आरिफ मियाँ की नजरें मीनाक्षी की कमर पर गड़ी थी। उसका हर कदम जो जमीन पर पड़ता दरअसल आरिफ मियाँ के दिल पर पड़ रहा था। कमलेश कनखियों से उसकी बदलती हालत का जायजा लेता दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसके चलाए हुए सारे तीर एक एक करके निशाने पर बैठ रहे हैं। इस दरमियान उसने दोबारा आरिफ मियाँ से रात की मुलाकात और वारदात की बातें शुरू कर दी। अब ये सब कुछ आरिफ मियाँ के लिए बेकार था। क्यूपिड महाराज ने ऐसा तान कर तीर उनके दिल में तराजू किया था कि अब उन्हें सावन के अंधे की तरह हर तरफ मीनाक्षी ही दिखाई दे रही थी। मीनाक्षी की वापसी 8-10 मिनट के बाद ही हुई होगी। वो चाय और लवाजमात से लदी फंदी ट्रॉली खींचती सीधी आरिफ मियाँ के सामने आ रही थी। ट्रॉली उसने आरिफ मियाँ के सामने रोककर उसके लिए कदरे झुककर चाय बनाना शुरू की। आरिफ मियाँ का दिल उछलकर हलक में अटक गया। मीनाक्षी अपने जिस्म से मुकम्मल बेनियाज दिखाई दे रही थी, लेकिन आरिफ मियाँ की आंखों ने उसके गिरबान में जैसे मुस्तकिल बसेरा कर लिया था। उन्होंने मीनाक्षी का वो रूप देख लिया था जिसे दिखाने के बाद बंगाल की जादूगरनियां आदमी को बंदर और गधा बना दिया करती हैं। अब वो जब भी चाहती उन्हें अपने शबाब की डुगडुगी पर बंदर का नाच नचा सकती थी। आरिफ मियाँ के दिल की धड़कनें इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्हें अपना दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर गिरता दिखाई देने लगा था। मीनाक्षी ने जब खड़े होकर चाय की प्याली उनकी तरफ बढ़ाई तो आरिफ मियाँ ने बमुश्किल हाथ की कपकपाहट पर काबू पाया था। उसके बाद मीनाक्षी ने अपने लिए चाय तैयार की और आरिफ मियाँ के पहलू में इस तरह बराजमान हो गई कि उन्हें अपना सांस भी रुकता महसूस होने लगा। मीनाक्षी ने कमलेश से कहा, तुम अपने लिए खुद बना लो अपनी मर्जी से, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ की बनी चाय कभी पसंद नहीं आती। फिर अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए एक प्लेट जिसमें बड़े सलीके से कबाब सजे थे आरिफ की तरफ बढ़ा दी। आरिफ मियाँ इस मेहमान नवाजी पर मरे मिटे जा रहे थे। बोले, शुक्रिया। मीनाक्षी ने ऐसी अदा से कहा, लीजिए ना, कि बेसाख्ता आरिफ मियाँ का हाथ थाली की तरफ बढ़ गया। कमलेश ने प्लेट में से 2 कबाब एक साथ उठाते हुए मीनाक्षी से कहा, अब ऐसी भी क्या बेरुखी, ये मुस्तकिल रहने वाले नहीं। मुस्तकिल कयाम तो तुम्हारा बहरहाल मेरे ही साथ रहना है। अचानक ही फोन की घंटी बजने लगी। कमलेश मुंह में कबाब रखे फोन तक पहुंचा और फोन सुनने पर उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। उसने फोन रखकर आरिफ मियाँ से कहा, सॉरी यार, साला डायरेक्टर अचानक बंबई से यहाँ आन मरा है और हंगामी मीटिंग बुला ली है। मैं तो चला, अब मुलाकात शायद रात के खाने पर ही होगी। मीनाक्षी तुम्हें संभाल लेगी, बेफिक्र रहो, इसकी सोहबत में तुम बोर नहीं होगे। ये कहते हुए उसने मेज के कोने पर रखी अपनी कार की चाबी उठाई, लेकिन अचानक ही आगे बढ़कर मीनाक्षी ने उससे चाबी छीन ली। कमलेश ने कहना चाहा, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई क्या मजाक है, मुझे बहुत जल्दी है। मीनाक्षी ने चाबी अपनी मखसूस जैकेट की जेब में डाली और कहा, इस घर के बाहर 24 घंटे आपको टैक्सी मिल सकती है। मेरा नहीं तो मेहमान का ख्याल करके कुछ तो शर्म करो। हम क्या दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूमेंगे, और वो भी इस मौसम में जब किसी भी वक्त बारिश मुतवक्के हो। कमलेश ने एक लम्हे के लिए उसे घूर कर देखा, फिर ये कहकर भाग गया, ठीक है, अब तुम मेहमान को दरमियान में ले आई हो तो ये कुर्बानी देनी ही होगी। आरिफ मियाँ के लिए जिंदगी में उससे ज्यादा आइडियल सिचुएशन और कोई नहीं हो सकती थी। अगर वो उस वक्त खुदा से कुछ और भी मांग लेते तो उन्हें मिल जाता, तन्हाई और मीनाक्षी का साथ। वो खुद को शहजादा इंदर जानने लगा था।